टीम का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कल हमने ग्रुप का आगाज किया था पढ़ना, तो हमने यहाँ से बात शुरू की थी कि ग्रुप एक ऐसा कलेक्शन है लोगों का who perceive themselves as a group, जो अपने आप को एक ग्रुप समझते हैं। तो मैं सबसे पहले आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। लेट्स सी, ये आपके सामने आ गई। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं आज अपने काम को। देखिए, आज हमारा 18th सेशन इन रो है। इस सेशन में हम सबसे पहले जिस चीज को जेरे बहस लाना चाहते हैं, उसके अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट है ग्रुप का, हम सबसे पहले तो इसी को डिस्कस करते हैं कि ग्रुप से हम क्या मुराद लेते हैं। देखिए, ग्रुप जो है हमारा, इसके अंदर आज के सेशन में ग्रुप और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप पे बात करूंगा। सबसे पहले ग्रुप क्या चीज है। देखिए, कल ये बात हुई थी कि ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप जो है ऐसा कलेक्शन है इंडिविजुअल का जिसके अंदर हर शख्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। यानी दूसरी सेंस में अगर देखा जाए तो हर शख्स जो है वो एक दूसरे को जानता है, वेरी वेल अवेयर्ड है। दूसरी बात जो हमने की थी वो ये की थी कि ना सिर्फ ये कि एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बात करने के अलावा ये एक दूसरे को साइकोलॉजिकली भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, नफ्सियाती तौर पे एक दूसरे को समझते हैं। जैसे देखिए, अगर आप किसी रैंडम क्राउड में चले जाएं तो आपको इस चीज का एहसास होगा, जैसे आप किसी शादी में चले जाते हैं, शादी में पार्टिसिपेंट होते हैं, या आप किसी पॉलिटिकल मीटिंग में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग बात होते हैं, और उसमें अमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते। यानी ये लाजिम नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। बाज़ मामलात में तो इंटरेक्शन तो दूर की बात है, लोग एक तरह से सोचा जाए तो आप ये कह लीजिए कि एक दूसरे से नियर अबाउट भी नहीं जानते होते कि कौन है। जबकि एक ग्रुप के अंदर ना सिर्फ हर मेंबर एक दूसरे से बात करता है, बल्कि एक दूसरे को नफ्सियाती तौर पे भी बहुत अच्छी तरह जानता होता है, एक दूसरे से बड़ी अच्छी तरह फेमिलियर होता है। तो ये इसकी एक सिफ्त होती है ग्रुप की, जिसको हम ग्रुप कह सकते हैं। और फिर उसके बाद ये परसीव करते हैं कि दे आर एक्टिंग लाइक ए ग्रुप, कि ये एक ग्रुप की तरह एक्ट कर रहे हैं। फिर उसके अलावा आप ये कह लीजिए, जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं कि ग्रुप में हर बंदा एक दूसरे से बातचीत करता है, ठीक हो गया जी, एक दूसरे से बातचीत कर लिया, मान लिया कि बातचीत करते हैं। फिर हमने ये कह दिया कि जी ग्रुप में हर बंदा साइकोलॉजिकली एक दूसरे को जानता है, नफ्सियाती तौर पे एक दूसरे को समझता है, नफ्सियाती तौर पे एक दूसरे को समझता है, एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफकार है। जैसे अगर मेरे से आप पूछें कि मेरा कोई दोस्त है और मैं उससे ये जानना चाहूँ कि क्या जैसे मैं एक ग्रुप है, इस ग्रुप में हम सारे दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को जानते हैं, बातचीत करते हैं, साइकोलॉजिकली समझते हैं। इतना समझते हैं कि मेरे एक दोस्त के मतलब आगे मुझे आपके के फलां शख्स से उनकी लड़ाई हुई और वो जो है काम खड़े रहे, तो मैं कहूँगा नहीं यार, वो मैं उसे जानता हूँ, वो काम खड़े रहने वाला बंदा नहीं, वो तो बड़ा अग्रेसिव आदमी है। तो आप नफ्सियाती तौर पे जानते हैं कौन टॉकेटिव है, कौन इमोशनल है, कौन जो है एक्सट्रोवर्ट है, या कौन इंट्रोवर्ट है, तो आप सब जानते होते हैं अपने ग्रुप में। तो पहली बात यह है कि ग्रुप वो कहलाता है जिसमें हर बंदा एक दूसरे से बातचीत करे। दूसरी बात यह है कि ग्रुप वो है जहाँ पे हर बंदा एक दूसरे को नफ्सियाती तौर पे जानता है। और तीसरी बात यह है कि दे परसीव देमसेल्फ एज अ ग्रुप, कि वो अपने आप को ग्रुप समझते हैं। परसीव देम एज अ ग्रुप के मुतालिक तो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, नीचे मैंने एक छोटी सी तस्वीर लगाई हुई है। इस तस्वीर में आपको एक सर्कल नजर आ रहा है जहां मैं इस वक्त पॉइंट कर रहा हूँ।
ठीक है जी। इन्हें पता है कि कौन ग्रुप के अंदर है और कौन ग्रुप से बाहर है। अब फर्ज कीजिए ये जो लड़का है ये इससे बात करता है इस बंदे से, ठीक है जी। तो ग्रुप उसे कहेगा तुम्हें नहीं पता वो बाहर का बंदा, उससे बात नहीं करनी। बाहर किसके बाहर है जी? ग्रुप के गिर्द एक वर्चुअल बाउंड्री है। ग्रुप के गिर्द एक वर्चुअल बाउंड्री है। वो वर्चुअल बाउंड्री इसलिए है कि जिससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो ग्रुप है इसके अंदर कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है। अब तीन बातें हो गई। एक तो ये चारों लड़के एक दूसरे को जानते हैं, दूसरा ये एक दूसरे से खूब गपशप करते हैं, तीसरा इन्हें ये पता है कौन इन है और कौन आउट है, और आखिरी बात ये है कि ये इसलिए इकट्ठे हैं कि इनका कोई कॉमन इंटरेस्ट है। लिहाजा ग्रुप हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल होता है। यानी यू सी नीचे मैंने इसे डिफाइन किया है। ग्रुप इज कंसिस्टेड ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन्स हु इंटरेक्ट विद वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, सच दैट ईच पर्सन इन्फ्लुएंसेस, जिसके अंदर हर बंदा ग्रुप पे अपना असर डालता है, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर, और दूसरे से मुतासिर भी होता है। यानी मुतासिर होता भी है, मुतासिर करता भी है। तो हम इसको कहते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्रुप। तो ये ग्रुप होता है। तो ग्रुप एक कलेक्शन है लोगों का जिसमें हर बंदा एक दूसरे से बातचीत करता है, नफसियाती तौर पे एक दूसरे को जानता है और परसीव देमसेल्फ एज अ ग्रुप, एक दूसरे को परसीव करते हैं कि वो एक ग्रुप है और उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है जिसके लिए वो इकट्ठे होते हैं। अब यहां तक हमने बात कर ली कि दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग कि ग्रुप का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है ग्रुप एक कलेक्शन है। ग्रुप में लोग एक दूसरे को जानते हैं, उन्हें पता है कौन इन है कौन आउट है और उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है। ग्रुप में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, वो एक दूसरे को मुतासिर करते भी हैं और मुतासिर होते भी हैं। तो यहाँ तक सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्या हमें ग्रुप की डेफिनेशन समझ आ गई है? जी शाबाश, आई एम वॉचिंग इन योर कमेंट्स। बिल्कुल ठीक हो गया। आमना ताकत कह रही है ठीक है, आशीष कह रहे हैं, बॉबी कह रहे हैं ठीक है जी, मंसूर, जौहर, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि इसका मतलब क्या है ग्रुप। अच्छा बच्चों, एक बात तो दूसरी बात जो हमें समझ आती है यहाँ पे वो ये है कि देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप क्या है, ग्रुप क्यों बनते हैं, ग्रुप बनने की वजह क्या है। देखिए सबसे पहली वजह जो ग्रुप बनने की नजर आती है वो है जनाब कि आप ये कहते हैं कि हमें बेटर एंड रिजल्ट मिलता है ग्रुप के नतीजे में। यानी ग्रुप के काम करने की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है बनिस्बत इंडिविजुअल के। ग्रुप के काम करने की स्पीड ज्यादा होती है बनिस्बत एक इंडिविजुअल के। ग्रुप में काम बांट लिया जाता है, ग्रुप में काम बांट लिया जाता है, तो इसलिए स्पीड, एफिशिएंसी और क्वालिटी ग्रुप में काम करने की ज्यादा होती है बनिस्बत फर्द के। फर्द की लिमिटेशंस होती हैं। ग्रुप जो काम करता है वो वाजिया, क्लियर और ज्यादा तेजी से कर सकता है क्योंकि वो काम तकसीम कर लेते हैं। अब ग्रुप राइट मिक्स ऑफ स्किल होता है, यानी मिक्सचर ऑफ स्किल्स होता है। यानी ग्रुप का तकाजा ये है कि मुख्तलिफ स्किल्स हो सकती हैं उसके अंदर। जैसे मैं आपको एक दिन बता रहा था कि देखिए हम आम तौर पे आम लोग कहते हैं कि जी फलां बंदे का कार्डिक ऑपरेशन है, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। कार्डिक ऑपरेशन है क्या जी? हम कहते हैं जी उसकी ओपन हार्ट सर्जरी। अच्छा जी, ओपन हार्ट सर्जरी है, कौन करेगा जी? वो डॉक्टर आतिफ करेंगे या डॉक्टर जुबैर करेंगे। तो हमारे नजदीक डॉक्टर जुबैर जो है ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे। जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी की सर्जरी होती है इस तरह ओपनली, तो सबसे पहले एनेस्थीसिया एक्सपर्ट एक डॉक्टर होता है, वो आता है, एनेस्थीसिया देता है। उसके बाद एक डॉक्टर आता है जो सर्जन स्पोर्ट होता है, जो कि कट का बताता है कि कितना लगाना है। फिर उसके बाद एक आर्थोपेडिक सर्जन होता है, हार्ट पसलियों के नीचे है, पसलियों को काटता है, काट के उसको पिन लगा के खोल के देता है कि लो ये जस्ट मैंने ओपन कर दिया आपको। उसके बाद वो हट जाता है।
उसके बाद फिर कार्डिक सर्जन जाता है और वो हार्ट ऑपरेट करता है, उसके साथ भी एक नेफ्रोलॉजिस्ट होता है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा उसको। यानी आपके नजदीक एक डॉक्टर ने सर्जरी की है, जबकि हर काम के लिए एक टीम होना मकसूद होती है। तो ग्रुप की जरूरत हमें पड़ती है। आप अपनी बाइक को ले लीजिए, आप अपनी गाड़ी को ले लीजिए, क्या वहां पे एक टास्क है? नो, वहां मिक्सचर ऑफ टास्क है। गाड़ी को ही ले लीजिए, इंजन का मामला मैकेनिकल इंजीनियर का है, बैटरी, स्पार्क, इग्निशन, इलेक्ट्रिशियन का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट चाहिए वहां पे। गाड़ी की सस्पेंशन का मामला एरोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, वो एक अलग मसला है। लिहाजा एक गाड़ी के अंदर इतनी डिफरेंट इंजीनियरिंग से इन्वॉल्व है, तो आपको हर जगह टीम की जरूरत पड़ती है, मिक्सचर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात यह है कि टीम की स्पीड ज्यादा होती है, टीम की काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, और टीम एक राइट मिक्स ऑफ स्किल्स होती हैं, यानी एक स्किल नहीं होती, उसके पास कई स्किल्स होती हैं। उसके साथ साथ एक बात और भी है कि यहाँ पे जो टास्क है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन ज्यादा होता है, टास्क के अंदर कोऑर्डिनेशन ज्यादा होता है, यानी एक दूसरे से ताउन की जरूरत ज्यादा होती है, और ये एक दूसरे से रिक्वायर्ड जो ताउन होता है वो भी करते हैं। मिसाल के तौर पे इंजन बनाने वाला जो चेसिस बनाने वाले से कॉपरेट नहीं करेगा तो वहाँ पे इंजन ही फिक्स नहीं होगा, सीट डिजाइनर काम नहीं करेगा। इसका मतलब है जब गाड़ी बनती है, बनाई जाती है, तो तमाम लोग एक दूसरे से ताउन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोऑर्डिनेशन हमेशा ग्रुप में हो सकता है। अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, आपस में गपशप ना हो, बातचीत ना हो, तो कभी भी जो है एक दूसरे की बात को समझा नहीं जा सकेगा। तो जब बात को ही नहीं समझ सकोगे तो फिर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करोगे? लिहाजा ग्रुप की इसलिए भी हमें जरूरत पड़ती है। एक चीज और है जिसको हम कहते हैं कि ग्रुप के काम करने में आमतौर पे हमें साइनर्जी मिल जाती है। अब आप कहेंगे सर साइनर्जी क्या चीज होती है? देखिए, साइनर्जी हम इस चीज को कहते हैं कि जब कोई काम जो है किया जाता है, समझा जाता है, उसके अंदर बात की जाती है, तो एक चीज जो साइनर्जी से वाबस्ता है वो ये बात है कि इसके मतलब हमेशा याद हमें ये रखना चाहिए कि सिनर्जी का मतलब ये होता है कि हम अकेले काम करें तो कम काम करें, लेकिन जब हम जॉइंटली काम करें, मिलकर काम करें, तो हम ज्यादा काम करें। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब अकेले बैठे काम कर रहे हैं या इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, यस काम कम हो रहा है, लेकिन जब मिलके काम करते हैं तो ज्यादा काम होता है। अब देखिए, जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ वहां पे एक हाईलाइटेड वर्ड है, सिनर्जी 2+2=5। वो जो 2+2=5 है, अगर आप देखो तो वो आपकी स्लाइड के राइट साइड पे भी एक बहुत बड़ा मैंने पोस्टर लगाया हुआ है, 2+2=5 सिनर्जी है। अब जब आप सिनर्जी की बात करते हो, 2+2=5 की बात करते हो, तो मैं क्या मिसाल दे सकता हूँ? यूं मिसाल दे सकता हूँ कि दो कबलर्स थे, मोची थे, जूते बनाते थे जी। अब वो शूज बनाते थे तो हर कबलर 2 शूज बनाता था इन ईच डे, यानी एक डे में ईच कबलर मेड 2 पेयर ऑफ शूज। एट वंस दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर शूज बनाते हैं, तो एक बंदा जो है वो अपर बनाए और एक बंदा जो है वो सोल बनाए। उन्होंने मिलके काम किया, तो रात को क्या हुआ कि बजाय 2+2 4 के 5 शूज बन गए, यानी 5 पेयर ऑफ शूज बन गए। अब ये जो 5 पेयर ऑफ शूज बन गए, इसका मतलब ये है कि 5 पेयर ऑफ शूज है वो दस्तयाब हैं। तो बेटर स्ट्रीमिंग के लिए मैं अपनी पिक्चर हटा रहा हूँ। अच्छा, तो 5 पेयर ऑफ शूज बन गए, यानी एक कपलर ने 2 बनाने थे, दूसरे ने भी 2 बनाने थे, दोनों ने मिलके 4 बनाने थे, लेकिन जब मिलके काम किया तो 5 बन गए, यानी 2+2 5 बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान मिलके काम करता है तो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जब इंसान मिलके काम करते हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अब इसका अगर आप लॉजिकली मेरे से जवाब पूछेंगे, तो जो लॉजिकल जवाब इसका बनता है वो ये बनता है कि आप
यूं समझ लीजिए कि जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, मेरी ग्रैंड माँ कहा करती थी, अल्लाह बख्शे मेरी दादी कहा करती थी कि बेटा 1 + 1 एक एक और एक 11 होते हैं, एक एक और एक 11 होते हैं, यानी एक को एक में जमा कर दिया जाए तो 11 बन जाता है। तो हम सोचते थे कि ये एक एक और 11 की कहानी क्या है, तो मोर और लेस हमें ये बात इतनी समझ नहीं आती, लेकिन बहरहाल वो अब जाके बात समझ आती है कि अल्लाह बख्शे दादी जो बात कर रही थी वो साइनर्जी की बात कर रही थी कि इंसान मिलके काम करे तो ज्यादा काम होता है, इंसान एक दूसरे के साथ ताउन करे तो काम ज्यादा होता है। तो 2 + 2 5 बन जाते हैं। पर ये लिखा है गोरे ने 2 + 2 5, अगर देखें जो मेरी दादी कहती है एक एक और एक 11 होते हैं, वो मैथमेटिकली भी ठीक है, एक के साथ एक को 11 बनते हैं। इनका 2 के साथ 2 लिखो तो 5 बनते हैं। लेकिन मसला ये है कि दादी ने कोई आर्टिकल नहीं लिखा ना मेरी। अगर मेरी ग्रैंड मदर अल्लाह बख्शे को आर्टिकल लिख जाती ना और वो छप जाता जाके मैनेजमेंट अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल में, तो आज मैंने दादी वाली इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, दादी वाली मैनेजमेंट पढ़ा रहे होना था और उनके एक्सपीरियंस शो कर रहे होना था। एनीवे, चले बहरहाल जी, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2 + 2 क्या होता है, 5। इसको हम साइनर्जी कहते हैं। अब आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, मैं डिफाइन करने लगा हूं, जरा गौर से सुनना है। जब हम अकेले काम करें तो प्रोडक्शन थोड़ी हो, लेकिन जब हम मिलके काम करें तो प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो हम इसको कहते हैं क्या जी, साइनर्जी। तो साइनर्जी का मतलब क्या है कि अकेले काम करो तो प्रोडक्शन थोड़ी होगा, मिलके काम करें तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो हम इसको कहेंगे दिस इज व्हाट वी कॉल द साइनर्जी। अब जहां तक सवाल है, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बात यह है कि ग्रुप में आइडियाज ज्यादा जनरेट होते हैं, ग्रुप में हर काम के लिए नए 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 आइडियाज जनरेट होते रहते हैं, और ग्रुप में काम का आउटकम ही ज्यादा नहीं आता बल्कि एनर्जी लेवल भी हाई होता है। तो अब हम यहाँ तक सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें ये बात किस हद तक समझ आई है। तो इसको समझने के लिए देखते हैं सबसे पहले synergy describe the synergy describe the phenomena where synergy describe करती है phenomena को। कैसे हम describe कर सकते हैं, जिसमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे बच्चों आप लोग, जरा आपके कमेंट्स में जाके देख लेते हैं। तो मोस्टली बच्चों ने डी ऑप्शन दिया, आमना ने, आमना सदाकत ने, अनम ने और बॉबी ने और मोहसिन ने, शेख उस्मान, तमाम ने जो है डी ऑप्शन लिया है। तो इसका मतलब साइनर्जी तो कम से कम ध्यान में बैठ गई कि 2 + 2 5 हो। अच्छा, इसी तरह का मिलता जुलता सवाल जो है वो मैंने एक और पेपर में या मिलती जुलती चीज में देखा था, व्हेन 2 or more people are organization combine their effort, they can accomplish more together than they can separately. देखिए ये they can get more working together than they can working apart. Which term is concerned about the given concept? given concept में कौन सी चीज अप्लाई होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए। तो यहाँ पे भी जो ज्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो साइनर्जी ही होगा। नबील भी सही कह रहे हैं, मोहसिन भी ठीक कह रहे हैं, ठीक है जी, और ज़का भी सही कह रहे हैं, हमाद भी, और दोबारा ज़ाक भी ठीक हो गया बच्चों। तो ये साइनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ जो बात मेरे जहन से आते आते रुक गई थी वो ये थी कि ये जो स्लाइड्स हैं ये तो आपके पास पहुंच चुकी हैं, पहले ही मैंने तीनों इकट्ठी सेंड कर दी थी इस दफा, और आपके जो गूगल क्लासरूम है उसमें भी पड़ी हुई है। गूगल क्लासरूम का पासवर्ड मैंने कल शेयर किया था आपके साथ, ठीक है, तो वहां से आप जो है वो भी गूगल क्लासरूम से भी ले सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि आप साइनर्जी की अगर डेफिनेशन याद करना चाहो तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी जो अपर स्टेटमेंट है ये साइनर्जी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। When 2 or more people or organization combine their effort, they can accomplish more together than they can separately. दूसरा फिक्रा भी डेफिनेशन, they can get more done working together than they can working apart. तो ये दोनों फिक्रे आपके लिए डेफिनेशन हो सकते हैं। अब जहां तक सवाल है
सिनर्जी के हवाले से हमने बात समझ ली। अब यहाँ पे हमें दो बातें समझ आ गई। पहली बात हमें ये समझ आ गई कि ग्रुप क्यों बनता है, ग्रुप क्यों बनता है। दूसरी बात, ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। तो हमने कहा ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू पीपल who work together, या two more than two people who influence are being influenced by the group। तो ये हमने एक बात की, ग्रुप में लोग एक दूसरे को जानते हैं, बात करते हैं, गपशप करते हैं, साइकोलॉजिकली समझते हैं, एंड दे नो हु इज इन हु इज आउट, ये बात है। उसके बाद दूसरी बात हमने ये की कि ग्रुप इसलिए बनता है कि ग्रुप में काम ज्यादा होता है, ग्रुप इसलिए बनता है कि वहाँ एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ग्रुप इसलिए बनता है कि उसके अंदर आइडियाज कलेक्ट होते हैं, और ग्रुप इसलिए बनता है कि इसमें एक दूसरे की सोशल और मोरल सपोर्ट भी होती है। अब आगे क्या बात करना चाह रहा हूं मैं, आगे जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये बात है कि भाई मसला ये है जो कि इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें जो है वो इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि ग्रुप आमतौर पे टू टाइप्स का होता है। ग्रुप आमतौर पे टू टाइप्स का होता है। ग्रुप में जो है वो दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है जिसको हम फॉर्मल ग्रुप कहते हैं, और एक ग्रुप होता है जिसे हम इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। ग्रुप इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। ग्रुप जो होता है वो दो तरह का होता है। सॉरी, मैं गलत बोल गया, मुझे यूं बोलना चाहिए था कि ग्रुप इज जनरली इज ऑफ टू टाइप्स। ग्रुप जो है वो दो टाइप्स का होता है। ग्रुप जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ग्रुप, और एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। तो ग्रुप दो तरह का होता है, एक फॉर्मल ग्रुप और एक इनफॉर्मल। अब सवाल ये है जी, आज मैं दोबारा पासवर्ड दे दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगी बात। अच्छा, टाइप्स ऑफ ग्रुप दो तरह के हैं। एक ग्रुप है जिसको आप कहते हो फॉर्मल ग्रुप, और एक ग्रुप होता है इनफॉर्मल ग्रुप्स। दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। वैसे इनकी और भी बड़ी क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे हम अपने कोर्स के मुताबिक जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये मैं वो बात कर रहा हूँ। अब जो आपका फॉर्मल ग्रुप है, ये आमतौर पे एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास बकायदा एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके पास बकायदा तौर पे एक ऑर्गेनाइज किया जाता है एक तयशुदा मकसद के लिए। जो तयशुदा मकसद के लिए ग्रुप जो है वो आप कह सकते हो कि कलेक्ट होता है, हम उसे कहते हैं कि ये फॉर्मल ग्रुप है। और हम आगे जितनी भी थ्योरीज पढ़ेंगे, वो ग्रुप लिखा होगा उसका मतलब टीम होगा, तो क्या जी, तो वो टीम बन जाता है क्योंकि वो फॉर्मल ग्रुप है। Although many people enjoy working in team, there is popularity होती है उसकी, और काम जो इफेक्टिव वर्किंग यहाँ पे हो पाती है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि ग्रुप आमतौर पे फॉर्मल ग्रुप जो होता है एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर के एक तयशुदा मकसद होता है, एक तयशुदा मकसद होता है और तयशुदा ऑब्जेक्टिव होता है, लोग उसको हासिल करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं ये है हमारा फॉर्मल। जबकि दूसरी तरफ जो है वो इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप आमतौर पे एक ऐसा ग्रुप होता है जहां वर्क प्लेस क्लिक्स, यानी कि इकट्ठे काम करने वाले लोग, नेटवर्क ऑफ पीपल जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और ये रेगुलर बेस पे एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, लेकिन इनका मकसद टाइम को मार्क करना होता है। अब देखिए, जहां पे मेरी स्लाइड है उसके इस तरफ आप देखें तो आपको एक ऐसा ग्रुप नजर आ रहा है जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं इस वक्त, जो गपशप करने वाले लोग हैं, इनका मकसद कोई खास नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आप देखते हैं तो ऐसे लोग हैं जो सूटेड बूटेड खड़े हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में खड़े हैं, तो ये एक फॉर्मल ग्रुप है। तो फॉर्मल ग्रुप जो है ऐसा ग्रुप होता है जिसका बाकायदा तौर पे एक मकसद होता है और वो एक टीम बनता है, ठीक है जी। और इनफॉर्मल ग्रुप वो होता है जहाँ पे लोग कैफेटेरिया में बैठ के चाय और समोसा खा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, अच्छा जी, डिस्कशन कर रहे हैं, जनरली बातचीत कर रहे हैं, अच्छा, और कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जिसका टाइम हो गया जॉब का वो चला गया, जिसका भी टाइम रहता है वो बैठा चाय पी रहा है। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप है। फॉर्मल ग्रुप में काम की बात होती है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा काम की बात होती है। फॉर्मल ग्रुप अपने काम पे फोकस रहता है।
इनफॉर्मल ग्रुप कोई भी चिट चैट शुरू कर देता है, कोई लतीफा सुना दिया, कोई जोक सुना दिया, कोई रूमर शेयर कर ली, कोई गॉसिप शेयर कर लिए, वहां सब चल रहा होता है। अच्छा, क्योंकि उनका मकसद ही टाइम मार्क करना है। आप जरा गौर कीजिएगा, फर्ज कीजिए कि आज हम वही मिसाल लेते हैं कि लेट्स से वी आर डिजाइनिंग अ न्यू कार, हम नई गाड़ी डिजाइन कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आ गए, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर आ गए, कुछ एरोडायनामिक्स, कुछ अकाउंटेंट्स, इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना दिया। ये फॉर्मल ग्रुप है। क्यों? इसके पास एक मकसद है, और वो मकसद मैंने पहले बताया, क्या? हमें नई गाड़ी डिजाइन करनी है। जबकि फैक्ट्री के टाइम खत्म होने पे, ऑफिस के टाइम खत्म होने पे, बाहर खड़े दो अकाउंटेंट आपस में गपशप कर रहे हैं, या एक इंटरनल ऑडिटर है, कुछ अकाउंटेंट्स हैं, वो आपस में जर्नलाइज डिस्कशन कर रहे हैं, और क्या हाल है, घर में क्या हालात हैं, आजकल कंडीशंस कैसी जा रही है मुल्क की, आजकल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या जा रहा है। ये इनफॉर्मल चैट है। एक बात सियासत की, एक बात मईशत की, एक बात फैमिली की, एक बात काम की, तो इस तरह करके मुख्तलिफ बातें हो रही है, इनफॉर्मल होता है। जबकि पहला ग्रुप जो था, जो कि एक गाड़ी डिजाइन कर रहा था, एक कार डिजाइन कर रहा था, वो ग्रुप जो था वो आपका फॉर्मल ग्रुप था। तो सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ये समझ आई है कि फॉर्मल ग्रुप कौन सा है और इनफॉर्मल ग्रुप कौन होता है? क्यों बच्चों? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप? जी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बात जो है बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम जो है वो समझ गए कि फॉर्मल ग्रुप क्या और इनफॉर्मल ग्रुप क्या। देखिए, एक बात जो यहाँ आगे जाने से पहले जरूरी है, फॉर्मल ग्रुप ने टीम बनना है, वो टीम होगा, और इनफॉर्मल ग्रुप कभी टीम नहीं बनेगा। लिहाजा अगली जो हमारी स्लाइड आ रही है, उसके ऊपर जो मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ टीम के ऊपर, यानी फॉर्मल ग्रुप पे आगे ज्यादा फोकस हो। अब सवाल ये है कि टीम क्या है। देखिए, सबसे पहली बात ये है, टीम बहुत ज्यादा लोग नहीं होते। टीम वो लोग होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर। मिसाल के तौर पे क्रिकेट की टीम में कितने बंदे होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, 11। हॉकी की टीम में 11, बास्केटबॉल की टीम में 6 या 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीम जो होती है वो चंद एक लोगों पर मुश्तमिल होती है, चंद एक चुनिंदा किस्म के लोग, चंद एक सिलेक्टेड किस्म के लोग होते हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती है। आप अपनी क्रिकेट टीम देख लीजिए, क्रिकेट टीम के अंदर आमतौर पे 5 बॉलर और 5 बैट्समैन होते हैं, एक विकेट कीपर साहब होते हैं। ठीक है जी, ऐसे होता है ना। अच्छा, फिर उसमें ये भी लाजिम है कुछ फास्ट बॉलर होने चाहिए, कुछ स्पिनर होने चाहिए। दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं जिसमें फास्ट बॉलर ही ना हो, तो टीम ही नहीं है। अगर विकेट कीपर ना हो तो टीम ही नहीं है। लिहाजा टीम में स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के साथ होते हैं। दूसरी बात, टीम में कमिटमेंट होती है टुवर्ड्स कॉमन पर्पस एंड परफॉर्मेंस गोल्स। वादा होता है एक दूसरे के साथ कि एक कॉमन गोल के लिए, एक पर्पस के लिए हम एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करेंगे। तो लिहाजा टीम में हर बंदा एक दूसरे के साथ बाकायदा तौर पर कमिटेड होता है, बाकायदा तौर पे कनेक्टेड होता है। अब इसके अंदर एक चीज और भी होती है, फॉर विच दे होल्ड देमसेल्फ म्यूचुअली अकाउंटेबल। वो एक दूसरे के सामने म्यूचुअली अकाउंटेबल भी होते हैं। यानी टीम में आमतौर पर ये नहीं होता, बाहर के बंदे ने क्या करना है, आपसे कैच छूट गया और आपने कैश ड्रॉप कर दिया, ठीक है जी, आपने कैश ड्रॉप कर दिया। अब जैसे ही आपसे कैश ड्रॉप हो जाएगा, तो जनाब आपसे किसी और ने नहीं पूछना, किसी और ने नहीं कहना, सब लोग आपको ऐसी नजरों से देखेंगे, वो कैश गिरा दिया तूने। बॉलर देखेगा, विकेट कीपर देखेगा, फील्डर देखेंगे, बंदा वैसे शर्मिंदा हो जाएगा। तो टीम की खूबी यह है कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होते हैं, 11-12 लोग होते हैं, और फिर उनके पास असेंशियल स्किल्स होना जरूरी है, फिर ही वो टीम बनेंगे। और उनके पास एक कॉमन पर्पस और परफॉर्मेंस गोल्स होता है। और दूसरी बात ये होती है कि अपनी गलतियों के लिए, अपनी कामयाबियों के लिए, अपने अच्छे कामों के लिए किसी के सामने जवाबदेह नहीं होते, वो एक दूसरे के सामने ज्यादा जवाबदेह होते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ टीम। अब मैं एक यहाँ पे अगर ये कहूँ कि टीम तक मुझे समझ आ गई है, अब जरा मुझे ग्रुप और टीम में एक फर्क बता दें।
अब जहन में क्या आना चाहिए, जहन में आना चाहिए जो ग्रुप है ना ये इनफॉर्मल ग्रुप है और टीम जो है वो क्या है, वो फॉर्मल ग्रुप है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अच्छा जी, ग्रुप में आम तौर पे लोग जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पीपल अकोमोडेट ईच अदर, ठीक है जी, गपशप करते हैं। जबकि टीम में एक ओपननेस होती है, ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पे एतमाद होता है। ग्रुप में लोग एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं, टीम में एक दूसरे पे एतमाद ज्यादा होता है, एक फीलिंग ऑफ ओपननेस होती है। लिहाजा ग्रुप में लोग एक दूसरे के साथ गपशप कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन टीम में हर बात ओपन होती है, कोई छुपी हुई फीलिंग्स नहीं होती, तमाम फीलिंग्स ओपनली शेयर की जाती है। ग्रुप में पॉलिटिक्स होती है, सियासत चलती है, जो डोमिनेंट्स लोग होते हैं वो लीडरशिप ले जाते हैं, और जबकि टीम में पॉलिटिक्स इस तरह नहीं होती, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व किए जाते हैं। अगर इख्तलाफ हो जाए, अगर कोई मसला हो जाए, तो ये एक दूसरे से गपशप करते हैं, खुल के, ओपननेस होती है, और डिसीजन जो होते हैं वो एक दूसरे के मशवरे से होते हैं। अब जब आप जानते हैं एक फैसला जब एक दूसरे के मशवरे से होगा टीम के अंदर, तो फैसला जल्दी चेंज नहीं होगा। जहां सियासत चलेगी, पॉलिटिक्स चलेगी, वहां पे डोमिनेंट लोग अपने फैसले करेंगे, और जब दूसरा ग्रुप डोमिनेंट आएगा तो उन फैसलों को रिजेक्ट कर देगा। इससे फिर क्या होगा, इससे कोई मंजिल की तरफ गामजन नहीं हो सकेगा। तो ग्रुप में दो बड़े फर्क आ गए। एक तो ग्रुप के अंदर लोग एक दूसरे को अकोमोडेट करते रहते हैं, सियासत होती है, फीलिंग्स छुपाई जाती हैं। टीम में फीलिंग्स का इजहार होता है, गपशप होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए जाते हैं, नाराजगियां दूर की जाती हैं और फैसले मिलकर किए जाते हैं। फिर ग्रुप में ऑब्जेक्टिव जो होता है मे बी मॉडिफाई, ऑब्जेक्टिव मॉडिफाई हो सकता है, तब्दील हो सकता है, जबकि टीम में ऑब्जेक्टिव बार बार बदले नहीं जाते, जबकि ग्रुप में ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है। आप कहेंगे सर ग्रुप में ऑब्जेक्टिव क्यों चेंज होता है, मैंने पहले बात की है, जब फैसले सियासत की नजर हो जाते हैं तो डोमिनेंट लोग अपना फैसला करवा लेते हैं, तो जब दूसरे ग्रुप आते हैं वो चेंज कर देते हैं। जबकि टीम में फैसला हुआ ही जमहूरी तरीके से था, डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ था, एक दूसरे की राय से हुआ था, लिहाजा उसके तब्दील होने का कोई चांस ही नहीं था। एक और बात, ग्रुप में प्रोसेस इश्यूज जो होते हैं वो छुपाए जाते हैं। कोई काम आपने किया है, आप वो दूसरे को छुपाते हैं मैंने किया कैसे, जबकि टीम में वर्किंग स्किल्स जो है वो ओपन रखी जाती हैं। जैसे वो टीम की, मैं एग्जांपल यूं दे सकता हूँ कि वो एक शेफ था, तो उसने रसमलाई बना दी, तो रसमलाई बनाई तो वो दूसरे ने पूछा यार तूने कैसे बनाई, तो अगर ये ग्रुप है तो वो क्या कहेगा, उसने ये कहा जनाब कि मैंने आलू पीस के उबाले थे, उबाल के उनको मैंने मीठे दूध में डाल दिया और वो रसमलाई बन गई। क्यों? क्योंकि वो बताना नहीं चाहता। अच्छा, अगर ये टीम होती तो वो खुल के बताता अपने तमाम किचन असिस्टेंट्स को कि मैंने दूध को फिटा दिया, उसको मैंने फिर उसके अंदर जो है मैंने ये जो है वो चीजें शामिल की, और फिर उसको मैंने फ्राई किया और फिर मैंने उसको दूध में डाल दिया। अब आप कह रहे होंगे सर को इतने काम कैसे आते हैं, जाहिर है लॉकडाउन में सर घर में बैठे हुए तो आजकल सारे काम सर से ही हो गए। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा बात कि ग्रुप में लोग एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, सियासत चलती है, फैसले यकबारगी नहीं होते, एक दूसरे की राय से नहीं होते, और फैसलों में ये गानगत नहीं होती, इसलिए फैसले तब्दील हो जाते हैं। कोई काम किसी को आता है तो वो जानबूझ के दूसरों से छुपा लेता है, बताता नहीं है, और दिल में जो है वो कीड़ रखता है। टीम में बातें खुल के होती हैं, जज्बात खुल के इजहार किए जाते हैं, गपशप होती है, फैसले मिलजुल के होते हैं, बहस भी होती है, और जो काम जिस तरीके से होता है खुल के दोस्तों को बताया जाता है कि यार ये इस फॉर्मूले से ये चीज बनती है ताकि सबको आ जाए। अच्छा, एक बात और है, ग्रुप में लॉयल्टी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उसमें तो वैसे ही मेंबर आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसलिए ग्रुप में ज्यादा लॉयल्टी नहीं होती। जबकि टीम में बहुत ज्यादा आपस में मोहब्बत और यगानगत
होती है, बहुत ज्यादा आपस में मोहब्बत और यगानियत होती है। लिहाजा ग्रुप में जो है वो आपस में खूब गपशप रहती है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए जाते हैं, मुश्किल काम भी हल हो जाते हैं। हम्माद कह रहा है कि तीसरा पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो है मॉडिफाई हो जाते हैं। वो इसलिए कि ऑब्जेक्टिव तय करते हैं मिलके तय होने चाहिए, लेकिन ग्रुप में चूंकि सियासत चलती तो बाज लोगों की राय नहीं लेते, इसलिए फिर ग्रुप ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन टीम में ऑब्जेक्टिव तय ही किस तरह किए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव एक डेमोक्रेटिक तरीके से तय किए जाते हैं, सबकी राय लेके दिए जाते हैं। तो जो काम सबकी राय से किया जाता है उसमें तो तब्दीली नहीं ना की जाती, क्या ख्याल है? जब एक काम सबकी राय से किया जाए तो उसमें क्या तब्दीली आएगी? इसलिए आम तौर पे टीम जो ऑब्जेक्टिव तय करती है उसमें रद्दोबदल के चांसेस काफी कम होते हैं। तो अब क्लियर हो गया हम्माद आपको? अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहां तक बात जो है बिल्कुल वाज़िया कर दिया। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या ख्याल है बच्चों? यहाँ तक समझ आ गया हमें? अच्छा हम्माद, यस ठीक है, थैंक यू। तो अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए जी। अंडरस्टैंड जी, ग्रुप और टीम का फर्क समझ आया हमें? शाबाश, कमेंट्स कर दीजिए। बिल्कुल ठीक हो गया, कील कह रहे हैं ठीक है। चले बाकी बच्चे भी कह दें एक दफा। ठीक है जी, हम्माद भी कह रहे हैं, बाकी बच्चे भी कह रहे हैं कि ठीक है। तो चले आपकी बात हम मान लेते हैं कि ठीक कर दिया जी आपने, बस काफी है। अच्छा चले जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले अब हम इस चीज के ऊपर कि एक चीज होती है ग्रुप कोहेशन। ग्रुप कोहेशन क्या चीज है? देखिए, अगर हम एज अ फॉर्मल ग्रुप काम कर रहे हैं, एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो काम करते करते हमारे अंदर एक स्पिरिट पैदा हो जाएगी। ये स्पिरिट हो जाएगी जिसको हम कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कोहेसिवली अटैच हो जाएंगे। कोहेसिवली अटैच होने का मतलब ये है कि हम ये कह दें कि हम एक दूसरे के साथ जो है स्टिक हो गए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, हम एक दूसरे के साथ पेस्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उसकी वजह उसकी वजह ये होती है कि हम एक जगह जब काम कर रहे होते हैं तो नतीजा ये होता है कि हम डिस्कशन करते हैं, रोजाना बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, गपशप करते हैं। तो एक वक्त आता है, हमारे अंदर एक यूनानिमस स्पिरिट पैदा हो जाता है, जिससे ग्रुप में एक स्टिकीनेस पैदा होती है। ग्रुप मेंबर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ग्रुप मेंबर एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली एसोसिएट हो जाते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि ग्रुप मेंबर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप की वजह से जुड़ जाते हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है एक दूसरे के साथ, इंस्टिट्यूशन हो जाती है अपने ग्रुप के साथ, एक मोहब्बत, एक लगाव हो जाता है ग्रुप के साथ। तो हम कहते हैं कोहेसिवनेस इज अ स्ट्रॉन्ग टीम स्पिरिट। A cohesive group is one in which members react as a part of group rather than as individual. वो ग्रुप का पार्ट समझते हैं अपने आप को। There is strong ability of the group members to stick together. ग्रुप एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको इस जज्बे को समझाने के लिए या इस खास किस्म की फीलिंग को समझाने के लिए एक दो एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आप में से अक्सर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या जो भी गेम खेलते हैं। मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेलता था। तो मुझे याद है जब मैं क्रिकेट खेल के आता था तो वक्त ज्यादा लगा देता था बाहर, तो घर आता था, घर आके डांट पड़ती थी। तो घर वाले कहते थे कि तेरे दोस्त अच्छे नहीं, तेरे दोस्त बड़े शरारती जो उल्टी तरफ लगाया है। तो मैं अक्सर गुस्सा करता था और कहता था मुझे जो कहना है वो मेरे दोस्तों को कुछ मत कहो। वजह, मेरा जो क्रिकेट क्लब है, मेरी जो टीम है, उसके साथ मेरा एक जज्बाती लगाव है। इस इमोशनल लगाव की वजह से मैं आपको ये इजाजत नहीं दे सकता कि आप मेरी टीम के खिलाफ बात करें। लिहाजा मैं किसी को अपनी टीम के खिलाफ बोलने नहीं देता। यही चीज आम जिंदगी में भी होती है। जब हम मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज को सॉल्व करते हुए
अपने दोस्तों से, अपनी टीम के साथ एक लगाव कर बैठते हैं और फिर उनके खिलाफ कोई बात करे तो अच्छा नहीं लगता। ये जज्बा जो है ये इस हद तक चला जाता है कि मैं, फर्ज कीजिए मैं थोड़ी देर के लिए, सपोज कीजिए मैं हॉकी का प्लेयर हूँ और मैं गेंद लेके गया हूँ अपनी डी से दूसरी टीम की डी की तरफ जिनके अगेंस्ट मैं खेल रहा हूँ, यानी अपोजिशन की डी के पास मैं गेंद ले गया और मुझे 4 प्लेयरों ने आगे से घेर लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने पास उस दोस्त को दे दिया अपनी टीम के जो फ्री खड़ा था। मैंने 1 मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि अगर मैं पास उसको दे दूंगा तो गोल मेरा तो नहीं ना होगा, गोल तो उसका होगा। लेकिन मैंने ये फौरन सोचा मेरा गोल होना हो, मेरी टीम तो जीत जाएगी। क्या हाल है, मेरा गोल होना हो, मेरी टीम तो जीत जाएगी। इसको कहते हैं कोहेसिवनेस, यानी जज्बा टीम का ऊपर है, इनफरादी जज्बा नीचे है और टीम के साथ एक जज्बाती लगाव है और उसके खिलाफ कोई बात सुनने को हम तैयार नहीं। तो हम यहाँ कमेंट्स में देखते हैं सबसे पहले दोस्तों के कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। जी प्लीज, ये समझ आ गया आपको? कोहेसिवनेस, अकील कह रहे हैं ठीक है, और उसके बाद ठीक हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमें ये समझ आ गया कि हामिद भी कह रहे हैं, कील भी कह रहे हैं कि ठीक है, तो ये ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप कोहेसिवनेस इज अ स्टिकीनेस ऑफ ग्रुप, हम एक दूसरे से जज्बाती तौर पे जुड़ जाते हैं। कोहेसिव ग्रुप जो होता है इसके अंदर कुछ खास चीजें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोहेसिव ग्रुप में एक लीडर होता है, वो लीडरशिप थ्योरीज में आप पढ़ चुके हैं, वो एक बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट करता है, वो सबको मोटिवेट करके रखता है। कोहेसिव ग्रुप की एक खसूसियत ये होती है कि इसके अंदर तमाम स्किल्स मौजूद होती हैं, किसी से बाहर मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कोहेसिव ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको अपना मकसद और अपना गोल बिल्कुल क्लियर होता है। इनकी टीम में एक आइडेंटिटी होती है और इनकी टीम मेंबर की आपस में एक लॉयलिटी होती है। इस तरह एक कोहेसिव ग्रुप बनता है। कैसे? एक लीडर होता है और उनके पास राइट मिक्स ऑफ स्किल्स होती हैं, उसके बाद एक क्लियर कमिटमेंट टू गोल होती है, टीम की आइडेंटिटी होती है और टीम सॉलिडेरिटी होती है। अगर ये एलिमेंट इकट्ठे हो जाए तो फिर यकीनन एक यूनानिमस यूनिट बनेगा जिसको हम कोहेसिव ग्रुप का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कहते हैं कोहेसिव ग्रुप के एडवांटेजेस क्या हैं। कोहेसिव ग्रुप के एडवांटेजेस ये हैं कि कोहेसिव ग्रुप जो है वो बड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर देता है हर मेंबर को। इस ग्रुप में हर इंडिविजुअल जो ग्रुप में है उसको डिसीजन में पार्टिसिपेट करने की खुली इजाजत होती है, ओपन इजाजत होती है। यहाँ कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है अपने गोल्स के साथ और ये ग्रुप प्रोग्रेस ज्यादा करता है, ज्यादा मेहनत करता है और गोल्स तक पहुंचता है। और यहाँ पे एक सोशल इन्वायरमेंट होता है, सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ज्यादा होती है। अगर कोई ग्रुप मेंबर किसी वजह से डिमोटिवेटेड है तो ग्रुप मेंबर उसको मोटिवेट करते हैं। तो हम ये कहते हैं कोहेसिव ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसका माहौल बड़ा आइडियल है, फैसले में हर शख्स से राय ली जाती है, हर बंदे से कमिटमेंट, हर बंदा कमिटेड होता है अपनी टीम के मकासद के साथ और ये बड़ा प्रोग्रेसिव ग्रुप होता है। और इसके साथ साथ ये है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कंसोल करते हैं, खुशी गमी में शामिल होते हैं एक दूसरे की। तो ये इसके एडवांटेज है। तो यहाँ पे आगे कोहेसिव ग्रुप को हम वाइंड अप कर देते हैं कि कोहेसिव ग्रुप क्या है, इसके मकासद क्या है, इसके फायदे क्या है, सारी बातों। अब इससे आगे हम चलते हैं तो सबसे पहले हम टीम बनने की स्टेजेस पे बात करते हैं। टीम बनने की स्टेजेस जो है वो हमें टकमैन स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट से पता चलती है। देखिए टकमैन स्टेजेस जो है इसके अंदर सबसे पहली स्टेज जो है ये है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग एक ऐसी स्टेज है जहाँ ग्रुप फॉर्म होता है, यानी ग्रुप में लोग एक दूसरे से आके मिलते हैं। जैसे मैंने वो मिसाल दी थी कि हम गाड़ी को, कोई गाड़ी डिजाइन कर रहे हैं, लेट्स से हम इंजीनियर हैं, हमें गाड़ी डिजाइन कर रहे हैं और हमारा एक ग्रुप बना दिया गया है
जिसने एक नई कार डिजाइन कर दी। हमारा एक ग्रुप बना दिया गया जिसने एक नई कार डिजाइन कर दी। तो हमने एक नई कार डिजाइन करनी है, तो हम इकट्ठे होते हैं, तो पहले दिन हमें बुलाया जाता है, एक दूसरे से मिलाया जाता है। तो ये फॉर्मिंग स्टेज है। अब अगर मेरी इस स्लाइड पे देखोगे तो फार्मिंग की स्टेज यहाँ है, जहाँ ये देखिए मेरा इस वक्त मैं पॉइंट कर रहा हूँ, जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ वहां पे देखिए लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। तो आज वो दिन है जब हम कलेक्ट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, हमें बताया जा रहा है कि हमने करना क्या है। तो ये हमारा पहला स्टेज है। तो हम पढ़ते हैं, हमने इसमें क्या लिखा है, कहते हैं ग्रुप इज नॉट येट अ ग्रुप, सिंपली कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ हम ग्रुप नहीं, हमें कभी कलेक्शन ही हुए। एट दिस स्टेज पर्पस ऑफ ग्रुप इज डिस्कस, यहाँ पर्पस डिस्कस हो रहा है अलॉन्ग विद इट्स टाइटल, हर बंदे के टाइटल के साथ। कंपोजिशन हो रही है, लीडर एंड लाइफ स्पैन पे बात हो रही है, लीडर कौन है, कितने अरसे के लिए ग्रुप बना है। इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे को साथ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आइडेंटिटीज क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है एक आप कह रहे हो कि सिमिलैरिटीज डिस्कस की जा रही हैं, और टीम जो है वो एक दूसरे से, टीम मेंबर मालूमात जो है वो शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्टेज जो है ये फॉर्मिंग की है। आसान अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में, आपकी नेटिव जबान में, फॉर्मिंग वो स्टेज है जहाँ ग्रुप मेंबर्स को या टीम मेंबर्स को एक दूसरे से मिलाया जाता है, गपशप कराई जाती है, नाम बताए जाते हैं, स्पेशलिटीज बताई जाती हैं, लीडर से बुलाया जाता है और गपशप होती है। एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कहते हैं, बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पे बात होती है। तो हम कहते हैं ये है फॉर्मिंग। अब फॉर्मिंग के बाद ग्रुप की जो अगली स्टेज शुरू होती है उसे हम स्टॉर्मिंग। देखिए मैं एक मूवी देख रहा था या एक प्रोग्राम छोटा सा देख रहा था जियोग्राफिक चैनल पे। मैंने जियोग्राफिक चैनल पे एक प्रोग्राम देखा और उसके अंदर देखा कि एक सफारी पार्क बनाया जा रहा है, नया स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो वहां वो ला के कुछ जिब्रा छोड़ देते हैं, कुछ गिजल्स छोड़ देते हैं, कुछ एलिफेंट्स छोड़ देते हैं, फिर लेपर्ड, लॉयन और इस तरह की चीजें छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले उस जंगल में लड़ाई शुरू हो जाती है। शेर कहता है जी जंगल का बादशाह मैं बनूंगा क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। हाथी कहता है जी मैं जंगल का बादशाह बनूंगा क्योंकि वो सबसे बड़ा है साइज में, हुजम में। तो वहां एक लड़ाई शुरू हो जाती है, कौन जंगल का बादशाह बनेगा। तो बाकायदा तौर पे देखा कि फाइट हो रही है वहां पे, ठीक है जी, जिसका जो दाव लगे। इंसानों में भी ऐसा होता है। आप हैरान होंगे कि सर ने ये क्या कह दिया, इंसानों में भी ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। देखिए कल ये जो टीम इकट्ठी हुई थी फॉर्मिंग में, एक दूसरे से मुलाकात हुई थी ना अभी, लेकिन अगली स्टेज स्टॉर्मिंग में ये देखिए क्या मैं पॉइंट कर रहा हूँ, क्या हो रहा है जी, एक बंदे के हाथ में तलवार है, दूसरे के हाथ में हथौड़ा है, लड़ाई हो रही है, इंसान भी लड़ते हैं। जब इन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो ये जंगल के जानवरों की तरह नहीं लड़ते, ये अपनी इल्मियत से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। ये जो डोमिनेंस एक दूसरे पर हासिल करने की कोशिश की जाती है, इसकी एक वजह ये होती है कि हर शख्स चाहता है कि उसे अहम तरीन रोल मिले, यानी डेजिग्नेशन तो वही रहे, लेकिन ग्रुप का फाइनेंसर वो बन जाए, या ग्रुप के फाइनेंशियल कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए, या लीडर ही उसको बना दिया जाए, या अहम रोल उसको दे दिया जाए। तो लड़ाई की पहली वजह यह है कि इंपॉर्टेंट रोल हर बंदा चाहता है मेरे हिस्से में आ जाए। और दूसरी लड़ाई की वजह यह है कि अभी कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं ना, तो हर एक के सोचने का अंदाज अलग है। कोई आता है ग्रुप में किसी की बैक बाइटिंग करता है, कोई आता है ग्रुप में किसी की अच्छाई बयान कर रहा है, कोई आता है ग्रुप में अब्यूजिंग शुरू कर देता है, वो दो चार गालियां दे देता है। तो हम कहते हैं नहीं, हमारे ग्रुप में गाली बिल्कुल नहीं, हमारे कल्चर में बैक बाइटिंग बिल्कुल नहीं, हमने किसी की चुगली नहीं खानी, हमने जनाब बैक बाइटिंग नहीं करनी,
हमने जनाब अब्यूजिंग नहीं करनी, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी, स्मोकिंग नहीं करनी, तो हम ग्रुप का एक कल्चर बना रहे हैं, नॉर्म्स बना रहे हैं। इसके ऊपर भी लड़ाई हो सकती है, इसके ऊपर भी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम इकट्ठे हुए थे फॉर्मिंग में, लेकिन स्टॉर्मिंग में हमारी लड़ाइयाँ हुई। वो लड़ाइयाँ क्यों हुई? लड़ाइयाँ इसलिए हुई कि अहम रोल हर बंदा चाहता था मुझे मिल जाए, डोमिनेंस हो मेरा, और दूसरी बात यह है कि ग्रुप नॉर्म्स डिसाइड हो जाएं, ग्रुप के अंदर बिहेव करने का तरीका डिसाइड हो जाए। ये दो बातें। अब तीसरी स्टेज जब आएगी वो है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में दोनों बातें तय हो गई, रोल भी डिसाइड हो गए, कल्चर भी डिसाइड हो गया, वैल्यूज, रूल्स ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट सब तय हो गया। जब ये तय हो गया तो ग्रुप में एक नॉर्मिंग आ गई। नॉर्मिंग में एक दूसरे की मदद शुरू हो गई। ये देखिए मैं जहां पॉइंट कर रहा हूं, दूसरे की मदद शुरू हो गई। अब पहले जो सिचुएशन थी उसके अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ एक मुलाकात हुई थी। दूसरी जो सिचुएशन थी स्टॉर्मिंग, उसमें क्या हुआ? लड़ाइयां हुई। किस पे? ग्रुप में बिहेवियर कैसा होगा वो तय हुआ, कंडक्ट कैसा होगा, रोल किसका क्या होगा, ये बातें तय हुई। नॉर्मिंग में मामलात नॉर्मलाइज हो गए। नॉर्मिंग में मामलात नॉर्मलाइज हो गए। अब चौथी स्टेज आ गई जिसको हम कहते हैं परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में ग्रुप अपने अरूज पे पहुंच गया, कोहेसिव बन गया, कोहेसिव ग्रुप बन गया। कोहेसिव ग्रुप होने की वजह से ग्रुप लीडर को बहुत ही कम काम करना पड़ता है। जो टास्क है हर बंदा खुद समझता है उसे क्या करना है, और ग्रुप की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी। ग्रुप की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो गई। बड़े बड़े टारगेट अचीव कर लिए, बड़े बड़े गोल्स अचीव कर लिए, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, तो ये परफॉर्मिंग हो गई। तो अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं तो फॉर्मिंग में हम इकट्ठे हुए थे, स्टॉर्मिंग में हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, नॉर्मिंग में तय हो गया था रूल्स क्या है, रोल क्या है, सिचुएशन क्या बनेगी, और परफॉर्मिंग में हमने डिलीवरेंस शुरू कर दी थी। एडजॉर्निंग में या डॉर्मिंग में, डॉर्मिंग और जॉर्निंग एक ही बात है। एडजॉर्निंग या डॉर्मिंग एक ही बात है। रिपीट कर देता हूँ, एडजॉर्निंग जॉर्निंग एक ही बात है। इसके अंदर ये हुआ था कि हम सक्सेसफुली अपने टारगेट्स को हासिल कर चुके हैं, गोल अचीव कर चुके हैं, अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जब अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं तो ये एक डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि मकासद हासिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर ग्रुप जो है वो थक जाएगा, जाहिर है अरूज के बाद ग्रुप के ऊपर एक सवाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनामात जीत चुके हैं। अब उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, वो बाहर के लोगों को लिफ्ट नहीं कराएंगे, बाहर के लोगों की तनकीद नहीं सुनेंगे, वो अपने ग्रुप की कंसोलिंग करेंगे, वो अपने ग्रुप को मेंटेन करेंगे बस, और यहाँ पे ग्रुप खत्म हो जाएगा। जाहिर बात है, अगर एक अरूज पे पहुंचने के बाद हर चीज खत्म होती है। तो हम अगर रिपीट करें तो हम ये कहते हैं फॉर्मिंग में हम इकट्ठे हुए थे, मिले थे, स्टॉर्मिंग में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाइयां हुई थी, नॉर्म्स पे, कल्चर पे, रोल्स के ऊपर आपस में बातचीत हुई थी। ठीक है जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और जी जी जी, मैं करता हूँ, मैं कर अभी करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बच्चों, तो आज हम इसको यहाँ तक जो है बात जो है वो कर ली हमने। तो इसको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में एक दफा फिर रिवाइज करके इसे कुछ एमसीक्यूज आपके सामने रखेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें और फिर इसके एमसीक्यूज पे आपके साथ बात की जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। Until then.